Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope so you all are fine. Today we are going to discuss about dyspepsia. Actually, dyspepsia is not a specific disease. You can say that it is a symptom. डिस्पेप्सिया जो है वो जस्ट इंडाइजेशन है. इंडाइजेशन किसको बोलते हैं? इंडाइजेशन बदहजमी को बोलते हैं. ठीक है. समटाइम जो है वो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो वो आपके जो है वो स्टोमक में बर्निंग टाइप जो है वो हो रहा होता है, या पेन, आपको बहुत सीवियर पेन हो रहा होता है, तो वो डिस्पेप्सिया है. ठीक है. Dyspepsia is a collective form for any symptoms thought to originate from the upper gastrointestinal tract. अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में वो स्टोमक वाला रीजन आ जाता है. मीन्स के एब्डोमेन जो है वो लोअर है, एब्डोमेन से थोड़ा सा जो है वो अपर एब्डोमेन आप लोग बोल सकते हैं कि अपर एब्डोमेन के अंदर जो है वो पेन और होता है बहुत स्वेयर किस्म का. ठीक है. उसको डिस्पेप्सिया बोलते हैं. अब प्रॉपर इसकी डिफिनेशन क्या आ जाती है? डिस्पेप्सिया इज़ अ कलेक्टिव टर्म फॉर एनी सिम्टम्स थॉट टू ओरिजिनेट फ्रॉम अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. अब इसमें जो है वो कौन कौन से सिम्टम्स आ जाते हैं? इसमें हार्ट बर्न हो रहा होता है, अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट जो है वो फील हो रहा होता है, इजीनेस फील नहीं कर रहे होते, नॉजिया हो रहा होता है, रिगर्गिटेशन हो रहा होता है. रिगर्गिटेशन जो है वो ब्लीचिंग को बोलते हैं, जिसमें डकार वगैरह जो है वो आ रहे होते हैं. वो सारा जो मटेरियल है वो दोबारा से जो है वो मूव करता है टूवर्ड्स माउथ. ब्लोटिंग, वही आप लोगों को बताया था कि बॉडी जो है वो स्वेल हो रही होती है. फुलनेस की जो है वो फीलिंग आ रही होती है, जैसे मैंने बहुत ज़्यादा कुछ खाया हुआ है और फर्दर जो है वो और कुछ ले भी नहीं सक रहे होते. ठीक है. फीलिंग ऑफ फुलनेस आ रही होती है. काजेज़ ऑफ डिस्पेप्सिया, इसके काजेज़ कौन कौन से आ जाते हैं? मींस के कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ होती हैं जिनका ये जो है डिस्पेप्सिया जो है वो उनका एक सिम्टम होता है. ठीक है. अब डिस्पेप्सिया जो है वो समटाइम आप लोग को ये भी कह सकते हैं कि डिस्पेप्सिया जो है वो खुद भी एक डिजीज़ है. वो किस तरह से खुद एक डिजीज़ है? क्योंकि जब आप लोग बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, मीन्स कि आपको और कोई भी डिजीज़ नहीं होती, जैसे पेप्टिक अल्सर वगैरह जो है इनको इसका काज कंसिडर किया जाता है, तो आपको खुद जो है वो डिजीज़ नहीं होती, लेकिन ओवर ईटिंग की वजह से भी जो है वो डिस्पेप्सिया हो जाता है. उस तरह से जो है हम लोग उसको खुद इलादा से एक डिजीज़ कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो डिस्पेप्सिया को सिम्टम ही कंसिडर किया जाता है कि ये किसी भी डिजीज़ के सिम्टम के रिजल्ट में ये चीज़ आपको हो सकती है. एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट या अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जो पेन हो रहा होता है वो इस वजह से होता है. अब इसके काजेज़ कौन कौन से आ जाते हैं? इसमें जो है वो पेप्टिक अल्सर जो है वो डिज़ीज़ हो सकती है. हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि पेप्टिक अल्सर डिज़ीज़ क्या है. अगर पेप्टिक अल्सर डिज़ीज़ है, मीन्स कि आपके स्टोमक के अंदर जो है वो अल्सर है या ड्यूडिनल अल्सर है, तो उससे भी जो है वो ये डिस्पेप्सिया जो है वो हो सकता है. लेकिन मोस्टली जो है वो पेप्टिक अल्सर की वजह से होता है. ड्यूडिनल अल्सर थोड़ा बिलो द एब्डोमेन होता है ना, तो ये अपर वाले जो रीजन है उसमें होता है. फिर एक्यूट गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक जो है वो गैस्ट्रिक सिक्रीशन में जो है वो प्रॉब्लम हो रहा होता है, वहाँ पे कोई इशू आ रहा होता है, उस वजह से भी आपको डिस्पेप्सिया होता है. समटाइम गाल ब्लैडर स्टोन होता है, उसकी वजह से भी जो है वो डिस्पेप्सिया जो है वो अकर होता है. मींस के गाल ब्लैडर स्टोन की वजह से भी जो है बहुत ज़्यादा स्वेयर पेन होता है. ना बंदा जब मींस के पेन स्टार्ट होता है तो फिर ना बैठ सकता है ना खड़ा हो सकता है, बहुत स्वेयर किस्म का जो है वो उससे पेन होता है. तो वो भी जो है वो अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर ही पेन हो रहा है. मीन्स के स्टोमक के पास ही जो है वो प्रेजेंट होता है गाल ब्लैडर भी, तो उसी रीजन पे जो है वो पेन हो रहा होता है. फिर नेक्स्ट जो है वो मोटिलिटी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं. फूड जो है वो प्रॉपरली मूव नहीं कर रही होती, फूड जो है वो प्रॉपरली स्टोमक तक रीच नहीं कर रही होती और आगे जो है वो फॉरवर्ड नहीं हो रही होती. वो इस वजह से भी जो है वो डिस्पेप्सिया की शिकायत होती है. ठीक है. नेक्स्ट, डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ अपर एब्डोमिनल पेन. इसमें जो है वो इसको डायग्नोज जो किया जाता है उसमें फंक्शनल डिस्पेप्सिया जो है उसको अप टू 75% जो है वो डायग्नोज किया गया है इन चीज़ों के थ्रू. वही के पेप्टिक अल्सर हो सकता है, गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़ हो सकती हैं, मीन के ईसोफेगस और गैस्ट्रिक की जो है वो डिजीज़ हो सकती हैं. बाइलरी पेन का मतलब है कि ये बाइलरी बाइल से आया है. वही जो बाइल सिक्रीशन हो रही होती है वो उसकी सिक्रीशन में जो है वो पेन हो रहा होता है, तो फिर भी जो है वो आपको डिस्पेप्सिया की जो हो सकता है. एब्डोमिनल वेन वॉल पेन, फिर ईसोफेगल कैंसर, ईसोफेगल या जो भी है गैस्ट्रोपेरेसिस, पैनक्रियाटाइटिस,
पेनक्रियाटाइटिस जो है वो इन्फ्लेमेशन को बोलते हैं। तो मीन्स के पेनक्रियाज के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है, या कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसकी मेल एब्जॉर्प्शन हो रही है, प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो रहा कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज, इस वजह से भी डिस्पेप्सिया हो सकता है। काफ़ी सारे इसके कारण, ठीक है। फिर रिस्क फैक्टर कौन कौन से आते हैं, मीन्स किस 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 वजह से जो है ये हो सकता है, कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं डिस्पेप्सिया को। सबसे पहले एज आ जाती है। जैसे जैसे एज ज़्यादा होती है तो वो फिर हमारी बॉडी के सिस्टम जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे होते, फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रही होती सॉरी। तो एज जो है वो उसको भी जो है रिस्क फैक्टर कंसिडर किया जाता है। मीन्स कि एज जैसे जैसे ज़्यादा होती जाती है तो डिस्पेप्सिया जो है उसकी कंप्लेंट जो है वो ज़्यादा आ रही होती है। फिर फैटी मील जो लोग ज़्यादा खाते हैं उनको ये चीज़ ज़्यादा होती है। कुछ लोग बहुत स्पाइसी फूड खा रहे होते हैं, मीन्स स्टार्ट से ही उनकी जो है वो उसमें हैबिट में होता है कि स्पाइसी फूड खाना है, मैंने जो है वो बर्गर पिज़्ज़ा और वैसे भी जो घर पे भी जो खाना खा रहे होते हैं उसमें बहुत स्पाइसी फूड लेते हैं, उनको भी डिस्पेप्सिया ज़्यादा होता है। कुछ लोग एनजाइटी ले लेते हैं, डिप्रेशन जो है वो लेके बैठ जाते हैं, उन लोगों को भी डिस्पेप्सिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एनजाइटी और डिप्रेशन से उसका क्या ताल्लुक है, मीन्स जब एनजाइटी होती है तो फिर हमारी बॉडी के सारे सिस्टम जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे होते, ठीक है। एनजाइटी के केस में तो फूड जो है वो भी प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रही होती, इस वजह से जो है वो डिस्पेप्सिया होता है। स्मोकिंग वाले लोगों को, ओबेसिटी जिनको होती है उनको भी डिस्पेप्सिया होता है, और समटाइम फैमिली हिस्ट्री में भी होता है। अगर फैमिली में ये चीज़ चलती आ रही है जेनेटिकली तो इस वजह से भी जो है वो डिस्पेप्सिया हो सकता है। दीज ऑल आर द रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट वन आर अलार्मिंग साइन, या आप लोग इसको बोल सकते हैं कि सिम्टम्स आ जाते हैं इसके, ठीक है। एक जो है वो वेट लॉस होता है, मीन्स के स्वेयर वाले ये सिम्टम्स हैं, ठीक है। नॉर्मली तो आपको एब्डोमिनल पेन होता है और वो ब्लीचिंग वगैरह या वो एग्रीग्रेशन जो आपको बताया था, वो सारी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल उसके सिम्टम्स हैं। ये अलार्मिंग साइंस है, मीन्स के स्वेयर सिम्टम्स हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। ज़ाहिर है वो जब बंदे को जो है वो कॉन्टीन्यूसली डिस्पेप्सिया है तो वो फिर खाना वगैरह तो उस तरह से नहीं खा सकता, हर टाइम जो है वो उसको डिस्कम्फर्ट फील होता है तो वो खाना वगैरह नहीं खाता। वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड डेफिशिएंसी हो जाती है जिसको एनीमिया बोलते हैं, वॉमिटिंग हो रही होती है। हेमाटोमायसिस जो है, हेमाटोमायसिस जो है वो ब्लड वाली जो वॉमिट होती है, खून की उल्टी जिसको बोलते हैं, वो होती है। फिर डिस्फेरिया, डिस्फेरिया का मतलब है कि मीन्स फूड जो है वो उसको प्रॉपरली इनगल्फ नहीं किया जा रहा होता, ठीक है। उसको जो है वो प्रॉपरली उसका इंटेक नहीं हो रहा था, मीन्स कि उसको स्वेलो करने में जो है वो प्रॉब्लम हो रहा होता है। और पैरपेपल एब्डोमिनल मेस, एब्डोमिनल मेस जो है वो वाज़े तौर पे जो है वो विजिबली जो है वो मेस ज़्यादा हो रहा होता है, नज़र आ रहा होता है, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं इसका, सबसे पहले तो अपना डाइट प्लान ठीक करना चाहिए। आप कौन सी डाइट खा रहे हैं, स्पाइसी जो फूड्स हैं उनको लेने से अवॉइड करें, स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं उस चीज़ को अवॉइड करें। सबसे पहले जो उसके सिम्टम्स हैं वो उन चीज़ों को आप देखें ना, उस चीज़ों को अवॉइड करना स्टार्ट करें जिस वजह से हो रहा है, जो उसका काज बन रहे, उन सारी चीज़ों को अवॉइड करें। फूड जो है वो टाइम पे लें, मीन्स मॉर्निंग में ले रहे हैं, फिर उसके बाद जो है वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है वो हर चीज़ नहीं वो करते रहें, और स्पाइसी चीज़ों का इंटेक जो है वो कम करें। मतलब एक स्पेसिफिक टाइम रखें, उस स्पेसिफिक टाइम पे खाना खाएं। रात को सोने से पहले, बेड पे जाने से पहले जो है वो काफ़ी पहले खाना खाएं। ये नहीं कि खाया और फ़ौरन से बगैर वॉक किए जो है वो सो गए, इस तरह से ना करें। और सबसे पहला ट्रीटमेंट जो आ जाता है वो है रैपिड रिलीफ ऑफ सिम्टम। आप देखें कि आपको, आप उस सिम्टम को रिलीफ दें, मीन्स कि डिस्पेप्सिया आपको हो गया है तो आप उसको रिलीफ दें। वो आपको किस तरह से आराम आता है, किसी मेडिसिन से आता है तो फ़ौरन वो मेडिसिन लें, मतलब आफ्टर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर आप वो मेडिसिन यूज़ करें। समटाइम इस तरह से होता है कि घर में कुछ लोगों ने कुछ इस टाइप की चीज़ें बना के रखी हुई होती हैं, कुछ वो अजवाइन टाइप, या कुछ लोग जो है वो कोल्ड ड्रिंक ले रहे होते हैं, कहते हैं कि हमारा जो है वो हमें इंडाइजेशन हो रही है। मतलब जिस तरह से भी आपको आराम आता है फ़ौरन से वो चीज़ लें और अपने जो है वो उस सिम्टम को जो है वो रिलीफ दें। फिर उसके बाद फर्दर जो है वो मूव टूवर्ड द डॉक्टर एंड आस्क, और अपनी जो है वो ट्रीटमेंट करवाएं, चेकअप करवाएं और टेस्ट करवाएं, पता चले कि आपको बेसिकली हो किस वजह से रहा है। लेकिन फिर फ़ौरन आपने क्या करना है, उससे रिलीफ देना है खुद को। फिर हीलिंग ऑफ अल्सर, अगर आपको वो फिर डॉक्टर वो करते हैं कि अल्सर है तो फिर वो अल्सर को जो है वो हील करना है, ट्रीट करवाना है। अल्सर प्रिवेंटिंग अल्सर रिकरेंस के, आप लोगों को जो है वो दोबारा दोबारा अल्सर ना होता रहे, उस चीज़ से जो अपना ट्रीटमेंट करवाएं प्रॉपर। ज़ाहिर है फिर वो बेस पता चल जाएगी कि बेसिक इसकी रीज़न क्या है। अल्सर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस किया जाए, रिड्यूस द मॉर्बिडिटी, मॉर्बिडिटी जो है वो डिजीज़ को बोलते हैं किसी किस्म की, मीन्स आपको डिजीज़ है जो ये चीज़ काज कर रही है उससे रिलीफ दें, रिड्यूस द मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी रेट जो है उसको कम करें, मीन्स की डेथ रेट।
नेक्स्ट वन इज़ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या होता है आप लोगों ने बहुत डिटेल से पढ़ भी लिया है, वायरस बैक्टीरिया वाले सब चैप्टर में आप लोगों को जो है वो आइडिया हो गया है कि इम्यून सिस्टम क्या होता है। लेकिन ये अब हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अच्छा, आप लोगों का लास्ट चैप्टर है तो काइंडली आप वीडियो पॉज करके इम्यून सिस्टम वाला चैप्टर ओपन कर लें। हम लोग जो है वो आज इम्यून सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, व्हाट इज़ द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज्म है विच फाइट अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल्स। फॉरेन पार्टिकल जो भी बॉडी के अंदर आते हैं उनके अगेंस्ट जो है वो हमारी बॉडी फाइट करती है, रिस्पॉन्स शो करती है, उसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं। ये हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो जितना स्ट्रॉन्ग होगा हम लोग उतनी ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं टूवर्ड्स फॉरेन पार्टिकल और एंटीजेंस। एंटीजेंस जो होते हैं वो किलिंग वो होते हैं। मैं हमेशा एग्जांपल देती होती हूँ पाकिस्तान और इंडियन आर्मी की। सपोज करें कि इंडिया की जो है वो आर्मी क्या है, वो एंटीजेंस है, और पाकिस्तान की जो आर्मी आ गई है वो क्या है, एंटीबॉडीज़ है। मतलब पाकिस्तान की आर्मी हमारा इम्यून सिस्टम है, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम आर्मी जो है वो हर टाइम बॉर्डर पे खड़ी हुई होती है, वो जो है वो डिफेंस प्रोवाइड कर रही होती है कंट्री को, ठीक है। तो इसी तरह से जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो भी हमें क्या कर रहे होते हैं, डिफेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं अगेंस्ट एंटीजन, और आप कंसिडर कर लें आर्मी पार्टिकल, ठीक है। और दरमियान में क्या होता है, दरमियान में जो है वो कुछ बैरियर होते हैं। बैरियर क्या है, जिस तरह से बॉर्डर है, ठीक है। वो बॉर्डर क्या कर रहा है, बॉर्डर पे जो वो खड़े हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एक रिस्ट्रिक्टिव एरिया है फॉर इंडियन आर्मी टू इंटर और कम इनटू द पाकिस्तान, ठीक है। तो इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी जो है वो कुछ बैरियर प्रेजेंट होते हैं जो फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप लोग इसको जो है वो समझ लें तो एंटीजन, एंटीबॉडी, बैरियर और बॉर्डर और ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ जाएंगी। अब immune system is a biological structure and process within an organism that protect against disease by identifying and killing pathogen and tumor cells। पैथोजेंस को भी ये किल करते हैं, और ये ट्यूमर सेल या कैंसर सेल जो बॉडी में प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं उनके अगेंस्ट भी जो वो फाइट कर रही होती है, ठीक है। इम्यूनिटी द लैटिन टर्म्स इम्यूनस मीन्स एग्जाम्प्ट। एग्जाम्प्ट का क्या मतलब है कि मीन्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉरेन एजेंट, उसको एग्जाम्प्ट बोलते हैं, ठीक है। इम्यूनस खुद जो है वो लैटिन वर्ड है। इसकी प्रॉपर डिफिनेशन क्या आ जाती है, द इंटीग्रेटेड बॉडी सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स, टिश्यू, सेल्स एंड सेल्स प्रोडक्ट्स दैट डिफरेंशिएट सेल्फ फ्रॉम नॉन सेल्फ। सेल्फ हम खुद है ना, और नॉन सेल्फ जो बाहर से आए हुए हैं। सेल्फ को जो है वो नॉन सेल्फ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एंड न्यूट्रलाइजेस पोटेंशियली पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लासिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट वन इज़ इम्यूनिटी एंड इट्स क्लासिफिकेशन। अब इसकी क्लासिफिकेशन में जो है वो टू मेन क्लासिफिकेशन आ जाती है, इननेट इम्यूनिटी एंड एडॉप्टिव इम्यूनिटी। देखिए अब इनके नेम से ही पता चल रहा है इननेट इम्यूनिटी क्या है। इननेट इम्यूनिटी इन बॉर्न इम्यूनिटी, जो आपके अंदर बाय बर्थ प्रेजेंट है, ठीक है, जिसको आपने ड्यू टू सम इन्वायरमेंटल फैक्ट उस आपने अडॉप्ट नहीं किया, उसको बाय बर्थ आपके अंदर प्रेजेंट है, ये इननेट इम्यूनिटी है, ठीक है। इननेट इम्यूनिटी जो है इसकी बेस्ट एग्जांपल आ जाती है स्किन। अब स्किन जो है वो भी एज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म वर्क कर रही है, उसका भी पूरा डिफेंसिव मैकेनिज्म है, वो भी पैथोजन के अगेंस्ट फाइट करती है, मींस के पैथोजन को इंटर नहीं होने देती बॉडी के अंदर। हाँ, अगर कोई एब्रेशन वगैरह है बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर कोई कट है, इन्फ्लेमेशन है, तो फिर पैथोजन ईजिली इंटर हो जाते हैं, लेकिन वैसे स्किन जो है वो एज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म वर्क कर रही है, ठीक है। फिर स्किन जो है उसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कंसिडर किया जाता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, वी विल डिस्कस देम लेटर। अब यहाँ पे क्या आ जाता है, स्किन जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, ये बाय बर्थ हमारे अंदर प्रेजेंट है, तो ये क्या है, इननेट इम्यूनिटी है, ठीक है। नेक्स्ट एडॉप्टिव इम्यूनिटी आ जाता है। एडॉप्टिव इम्यूनिटी क्या है कि मीन्स यू विल एक्वायर्ड इट फ्रॉम ड्यू टू सम पैथोजेंस, व्हेन यू एक्सपोज टू पैथोजेंस और सम एंटीजेंस, देन यू एक्वायर्ड एन इम्यूनिटी विच इज़ कॉल्ड एडॉप्टिव इम्यूनिटी। जब किसी पैथोजन से आपका इंट्रैक्शन होता है माइक्रोब से, तो फिर आपके अंदर जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है वो कौन सी है, एडॉप्टिव इम्यूनिटी है। एडॉप्टिव इम्यूनिटी इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। जब आप एडॉप्टिव इम्यूनिटी जो है वो आपके अंदर प्रोड्यूस हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल, ठीक है। और जब आपके अंदर जो है वो प्रोड्यूस की जाती है तो फिर उसको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल, मतलब किसी आर्टिफिशियल वे से प्रोड्यूस की गई, और नेचुरल जब प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। अब नेचुरल जो है वो फिर फर्दर टू में डिवाइड होती है, एक्टिव एंड पैसिव। पैसिव में मैटरनल आ जाता है, मींस के मदर जो है वो अपने बेबी को खुद फीड करवाती है, तो बेबी के अंदर जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती हैं, ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। पैसिव नेचुरल एडॉप्टिव इम्यूनिटी की,
पैसिव, नेचुरल, अडॉप्टिव इम्यूनिटी की बेस्ट एग्जांपल क्या है, मदर जो है वो फीड करवाएगी तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी। इसके अलावा जो गेस्टेशन पीरियड होता है उसके 36 से 37 वीक में जो है, जो मतलब मीन्स की गेस्टेशन पीरियड जो है वो ह्यूमन का वो उसका होता है 40 वीक्स का होता है ना, 9 मंथ का जो है वो होता है। तो उसके 37 और 36 वीक के अंदर जो है वो फीटस के अंदर जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही होती हैं बिकॉज ऑफ मदर। ठीक है, मदर जो है उसके प्लेसेंटा से जो है वो एंटीबॉडीज़ ले रहा होता है। तो ये भी जो है ये पैसिव है, क्योंकि वो खुद तो नहीं प्रोड्यूस कर रहा, जस्ट ले रहा है ना उनको। और नेक्स्ट वन जो है वो एक्टिव आ जाता है, नेचुरल में एक्टिव आ जाता है, जिसमें इन्फेक्शन है, मीन्स कोई भी इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट खुद जो है वो एंटीबॉडीज़ बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। ये एक्टिव है क्योंकि बॉडी ने खुद प्रोड्यूस की है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आर्टिफिशियल आ जाता है। आर्टिफिशियल में क्या होता है, पैसिव में आर्टिफिशियल कौन सी आ जाती है, एंटीबॉडी ट्रांसफ़र, मीन्स कि जस्ट बॉडी के अंदर जो है वो एंटीबॉडीज़ क्या की जाएंगी, ट्रांसफ़र की जाएंगी किसी भी उससे वे से। तो उसको जो है डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस की गई हैं, ट्रांसफ़र की गई हैं, दी गई हैं बॉडी को। तो पैसिव ना, इसमें बॉडी का तो कोई भी रोल नहीं था, बाहर से एंटीबॉडीज़ आई हैं, बॉडी ने खुद तो प्रोड्यूस नहीं की। तो इसलिए ये क्या है, पैसिव आर्टिफिशियल एडॉप्टिव इम्यूनिटी। और फिर इसमें एक्टिव कौन सी आ जाती है, एक्टिव जो है वो इम्यूनाइजेशन आ जाती है। इम्यूनाइजेशन जो है वो करवाई जाती है, जिस तरह से ये वैक्सीनेशन वगैरह जो है वो करवाई जाती है, तो वो आर्टिफिशियल वे आ जाता है ना, बॉडी ने खुद तो प्रोड्यूस नहीं करना स्टार्ट की। तो इसको क्या कहते हैं, एक्टिव आर्टिफिशियल एडॉप्टिव इम्यूनिटी। ये मैं इस तरह से बोल रही हूँ, देखें इस तरह से माइंड में रखें, एक्टिव, फिर आर्टिफिशियल, और फिर ये एडॉप्टिव एंड इम्यूनिटी। ओके, नेक्स्ट वन क्या आ जाता है, वही जो मैं आप लोगों से बैरियर की बात कर रही थी कि दरमियान में बॉर्डर होता है, इस साइड पाकिस्तान आर्मी है, उस साइड जो है वो दूसरी आर्मी आ जाती है। तो ये जो आ जाता है, सेंटर में बॉर्डर है, बैरियर है। इस तरह से हमारी बॉडी के भी जो है वो कुछ बैरियर हैं जो माइक्रोब्स को या फॉरेन पार्टिकल को इंटर होने में या नॉन सेल्फ पार्टिकल्स को इंटर होने से रोक रहे होते हैं। ठीक है, तो बॉडी हैज़ 3 लाइन ऑफ डिफेंस, 3 लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो आ जाता है, इसमें फिज़िकल और केमिकल बैरियर्स आ जाते हैं। फिज़िकल सिर्फ नहीं होते, केमिकल भी होते हैं इसके साथ। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में फिर इसमें जो है वो कुछ क्या होते हैं, डिफेंसिव सेल्स जो है वो वर्क कर रहे होते हैं। डिफेंसिव सेल्स या इन्फ्लामेशन होता है या फीवर होता है। फिर थर्ड में आ जाता है इम्यून सिस्टम जो है वो पूरा इम्यून सिस्टम, मींस कि जिसमें बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं, वो पूरा सिस्टम जो है वो वर्क करता है। इसके अलावा कुछ फिजिकल केमिकल बैरियर्स भी होते हैं। फीवर जो है उसको हम किस तरह से कह सकते हैं कि ये भी जो है ये एज अ बैरियर वर्क कर रहा है। देखें, जब बॉडी का जो है वो टेम्परेचर एक्सीड करता है ना, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया जो है वो बॉडी के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकती। फीवर को अच्छा कंसिडर किया जाता है कि फीवर अच्छी चीज़ होती है सम केसेस में। ठीक है, तो फीवर जब बॉडी का टेम्परेचर एक्सीड कर जाता है तो जो ये माइक्रोब्स वगैरह हैं वो तो बॉडी के अंदर फिर सर्वाइव नहीं कर सकते, उनको नॉर्मल से हाई टेम्परेचर मिल जाता है, उस टेम्परेचर में वो सर्वाइव नहीं कर सकते। दूसरा, जब फीवर होता है तो फिर बॉडी का जो है वो मेटाबॉलिक रेट भी ज़्यादा हो जाता है, फिर डिवीजन, सारी सेल डिवीजन, ये सारी चीज़ें भी ज़्यादा होती हैं। जब डिवीजन ज़्यादा होती है तो फिर WBCs जो है उनकी भी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो WBC ज़्यादा होंगे तो वो फिर पैथोजन के अगेंस्ट फाइट करेंगे, इसलिए फीवर को जो है वो अच्छा कंसिडर किया जाता है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में फिजिकल और केमिकल बैरियर्स आ जाते हैं जो कि नॉन सेल्फ पार्टिकल्स को इन स्किन के अंदर या बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करने से प्रिवेंट कर रहे होते हैं। ओके, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में फिज़िकल बैरियर कौन से आ जाते हैं। फिज़िकल बैरियर में स्किन आ जाता है। स्किन जो है वो उस कैराटीन से जो है वो बनी हुई होती है, कैराटीन उसके अंदर प्रेजेंट होती है जो कि उनको इम्पेनिट्रेबल बनाती है, जो फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं उनको जो है वो पेनिट्रेट नहीं करने देती। ठीक है, स्किन के अंदर फिर स्किन जो है वो वाटर प्रूफ जो है वो हो जाती है और एंड रेजिस्टेंस टू डिस्ट्रप्टिव टॉक्सिन जो है उसको भी जो है टॉक्सिक पैथोजन जो होते हैं उनको भी स्किन में एंटर नहीं होने देती। हाँ, अगर स्किन में कोई एब्रेशन है, कोई कट है, तो फिर पैथोजन वहाँ से एंटर हो जाते हैं। कोई इन्फ्लामेशन हुई है स्किन के अंदर तो फिर मींस कि उनको ओपनिंग मिल जाता है ना, उनको एक गेट वे मिल जाता है, तो वो इजीली जो है वो फिर पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। ठीक है, वैसे जो है स्किन उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। अब स्किन का एक इस तरह से भी ये एडवांटेज हमें दे रहे होते हैं कि स्किन के जो डेड सेल्स हैं वो रिमूव होते रहते हैं, डेड सेल। ठीक है, स्किन जो है वो उसकी डेड सेल जो है वो उतरते रहते हैं और फिर ऊपर से जो है वो नई स्किन हमारी फॉर्म होती रहती है। तो वो जो डेड सेल उतर रहे होते हैं उसके रिजल्ट में जो अगर पैथोजन जो है वो स्किन की सरफेस पे प्रेजेंट है तो वो भी उसके साथ गिर जाते हैं। ठीक है, तो डेड सेल्स आर शेड एंड रिप्लेस्ड
1 मिलियन सेल्स जो है वो फॉर्म हो रहे होते हैं 14 मिनट्स में, ठीक है, 40 मिनट्स के अंदर, टेकिंग माइक्रोब्स विद देम। तो माइक्रोब्स भी उनके साथ ही शेड होते जा रहे होते हैं, ठीक है। अब ये जो है वो स्किन की स्ट्रक्चर आ गई है। पिक्चर जो है वो इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन आप ये देखें, ये 3 इसकी डिवीजन है स्किन की, ठीक है। एक एपिडर्मिस होती है, दूसरी डर्मिस है, और थर्ड वन इज़ हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस सबसे ऊपर वाली है, जिसके ऊपर ये जो है ये सेल्स अरेंज हुए हुए हैं। यूँ सेल्स आप लोग जो है वो ड्रा कर सकते हैं, ये सेल्स अरेंज हुए हुए हैं इसके ऊपर। इसको जो है ये इनको एपिथेलियल सेल्स बोला जाता है, और ये कंपैक्टली अरेंज होते हैं, ठीक है, टाइटली अरेंज होते हैं। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है वो डर्मिस आ जाती है। डर्मिस जो है वो लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ स्किन होता है। देखें इसने जो है वो कितना लार्जर पोर्शन जो है वो कॉन्टेन किया हुआ है, ये लार्जेस्ट पोर्शन होता है। और थर्ड वन जो है वो हाइपोडर्मिस आ जाता है। हाइपोडर्मिस के अंदर जो है वो क्या प्रेजेंट होता है, हाइपोडर्मिस के अंदर ये कुछ एडिपोज टिश्यूज वगैरह प्रेजेंट होते हैं, कुछ प्रोटीन्स वगैरह भी जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। और डर्मिस के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, डर्मिस के अंदर जो है वो सेबेशियस ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं और स्वेट ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये इनका फंक्शन क्या होता है, सेबेशियस ग्लैंड जो है वो मींस के हमारी और डर्मिस के अंदर हेयर फॉलिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। आप इसी तरह से एक हेयर फॉलिकल का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, फिर उनसे जो है वो आगे हेयर बनते हैं। तो हेयर फॉलिकल्स जो है उनके साथ भी बिल्कुल बॉटम पे जो है वो सेबेशियस ग्लैंड अटैच हुए हुए होते हैं। ये क्या कर रहे होते हैं, ऑयल सिक्रीशन कर रहे होते हैं। वो हेयर के साथ भी जो है वो ऑयल सिक्रीशन हो रही होती है, वो पोर्स से जो है वो बने हुए होते हैं जिनसे ऑयल सिक्रीशन होती है। तो सेबेशियस ग्लैंड जो है वो ऑयल की सिक्रीशन कर रहे होते हैं, ठीक है। ये ऑयल जो है वो सिक्रीट करते हैं। तो इस ऑयल सिक्रीशन का जो है वो एडवांटेज क्या होता है हमारी बॉडी को, और माइक्रोब जो हैं उनको इसका डिसएडवांटेज क्या होता है। इसके रिजल्ट में मींस के ये सेबेशियस ग्लैंड जो होते हैं ये ऑयल सिक्रीट करते हैं, और वो ऑयल जो है वो अटैच हो जाता है इनके साथ, जो ये होते हैं माइक्रोब्स होते हैं उनके साथ अटैच हो जाता है, और उनको साथ स्टिक होके उनको जो है वो उनकी जो वो है फैक्टर जो वो काज कर रहे हैं उसको डैमेज कर देता है, ठीक है। इसको सेबेशियस ग्लैंड जो है ये आपकी बुक में सीबम के नाम से जो है वो दिया हुआ है। ये ऑयल सिक्रीशन ही है, ठीक है। जो ऑयल सिक्रीशन ऑयल जो है वो हेल्प करता है स्किन को कि वो इसको कम कर दे इस चीज़ को, इफेक्ट को, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट कौन सा आ जाता है, स्वेट ग्लैंड आ जाता है। स्वेट ग्लैंड जो है वो आपकी बुक में परस्पायरेशन के नेम से दिया हुआ है। स्वेट ग्लैंड किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, या किस तरह से हमारी बॉडी को, हमारे डिफेंसिव को स्ट्रॉन्ग करके उनको जो है वो हार्म कर रहे होते हैं, वो इस तरह से जो है वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। स्वेट ग्लैंड जो है उसमें कुछ साल्टी सा जो है वो मटीरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वो साल्टी जो है वो उनके लिए माइक्रोब्स के लिए जो है वो एज अ एसिडिक वर्क करता है, मीन्स कि उनको किल कर रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा जो स्वेट ग्लैंड है उनके अंदर लाइसोजाइम भी प्रेजेंट होता है। लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को डैमेज कर लेता है, ठीक है। और एडिपोज टिश्यू जो है वो भी फैट सिक्रीट कर रहे होते हैं, उनसे भी जो है वो फिर आगे फर्दर ऑयल जो है वो सिक्रीट हो रहा होता है बॉडी के अंदर से, वो भी माइक्रोब्स के लिए हार्मफुल होता है। नेक्स्ट में फिर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में ये फिजिकल बैरियर ही है, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन आ जाती है। म्यूकस मेम्ब्रेन जिस तरह से हमने पढ़ा था कि स्टोमक की भी इनर साइड पे जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसके अलावा रिस्पायरेटरी ऑर्गन जो है उनकी भी इनर साइड पे म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। वो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या कर रही होती है, वो अपने ऑर्गन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। तो इसको भी जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कंसिडर किया जाता है कि वो सारी जो म्यूकस है वो उसको मीन्स की बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, ठीक है। बट म्यूकस मेम्ब्रेन आर मोर वल्नरेबल देन स्किन। स्किन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। वल्नरेबल मीन्स के ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो थोड़ी सी वीक है, स्किन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, हेयर इन द नोज एक्ट एज अ कोर्स फिल्टर। हेयर जो होते हैं नोज के अंदर वो एज अ फिल्टर वर्क कर रहे होते हैं, मीन्स कोई माइक्रोब्स वगैरह या कोई डस्ट पार्टिकल जो भी आता है वो इन हेयर के साथ जो है वो अटैच हो जाता है, और फिर क्लीन एयर जो है वो अंदर पास होती है, ठीक है। तो ये भी जो है वो एज अ फिल्टर वर्क कर रहे होते हैं, मीन्स कि पैथोजन को यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। सम पैथोजन भी जो है वो हेयर के साथ अटैच हो जाते हैं और इंटरनली जो है वो इंटर नहीं होते। फिर हम लोग जो है वो जब नोज़ में जो है वो वाटर डाल के उसको वो करते हैं तो वो पैथोजन जो है वो उसके साथ फ्लो कर जाते हैं, मीन्स के बाहर निकल आते हैं, अंदर जो है वो इंटर नहीं होते। ओके, द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में अब केमिकल बैरियर्स आ जाते हैं, ठीक है। केमिकल बैरियर जो भी हमने डिस्कस किए हैं, स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड आ जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन तो उसमें आ रही थी, वो फिजिकल बैरियर में आ रही थी, ठीक है। अब स्वेट ग्लैंड जो है वो किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं। स्वेट ग्लैंड प्रोड्यूस्ड बाय ग्लैंड्स इन द स्किन वॉश अवे माइक्रोब्स एंड देयर एसिडिटी स्लोज बैक्टीरियल ग्रोथ। स्वेट ग्लैंड की वजह से बैक्टीरियल एक्टिविटी जो है वो स्लो हो जाती है। स्वेट ग्लैंड डर्मस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट
पार्ट ऑफ द स्किन। फिर म्यूकस मेम्ब्रेन प्रोड्यूस स्टिकी म्यूकस म्यूकस जो है इसको फिजिकल में ही रखें, ये केमिकल में नहीं आएगा। स्लाइवा एंड टीयर्स कॉन्टेन एन एंजाइम कॉल्ड लाइसोजाइम दैट किल्स द बैक्टीरिया बाय रप्चरिंग देयर सेल वॉल, ये उसकी सेल वॉल को जो है वो किल कर देते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। फिर नेक्स्ट जो आ जाता है वो सीरुमिन आ जाता है, ईयर वैक्स जिसको बोलते हैं। ईयर वैक्स किस तरह से जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है हमें, प्रोड्यूस्ड इन द एयर कैनाल एंड प्रोटेक्ट द कैनाल बाय ट्रैपिंग डर्ट एंड डस्ट पार्टिकल। ये भी जो है वो जिस तरह से वो ये नोज़ एयर जो है उसका बताया ना आपको कि एज अ फिल्टर वर्क कर रहे हैं, इसी तरह से जो ईयर वैक्स है वो भी जो है वो इस डस्ट को और डर्ट को, इन सारे पार्टिकल्स को जो है वो वहाँ पे ट्रैप कर लेती है।